छात्रों, आज हम शुरू करेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम इसकी बात पिछले टर्म में भी कर चुके थे, तो अब इसके बारे में ज़रा ध्यान से देखें। और ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको जो आगे भी काम आती रहेंगी, इनका एक बार तेजी से और रिवीजन कर लिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले बस आप इन्हें नोट कर लेंगे अपने नोट में। सबसे पहले हैं नेचुरल नंबर, जिनकी बात हम कर चुके हैं। इनको एन से नोट करते हैं, और ये होती हैं सभी धनपूर्ण संख्याएं जीरो को छोड़कर। और आई प्लस या इससे भी प्रदर्शित किया जा सकता है, एन से लिखते हैं। कभी कभी आई प्लस में जीरो छोड़ दिया जाता है इंटीजर नंबर, और जेड प्लस भी लिख देते हैं, लेकिन जनरली इसको एन से ही लिखा जाएगा। एन मीन्स नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं, इनको डब्ल्यू से लिखते हैं, होल नंबर्स। और शून्य को अगर और ले लें हम प्राकृतिक संख्याओं में, अगर शून्य को मिला लिया जाए तो ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको लिखते हैं आप डब्ल्यू से, ये भी जानते हैं। पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आएंगे। इंटीजर नंबर्स में तो ये पूर्णांक कहलाती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये सब नंबर इस तरह आ जाएंगे। इसको आई से या जेड से लिखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में सब नेगेटिव आ जाएंगे, इसको आई माइनस से लिखते हैं। शून्य को ना तो धन पूर्णांक ना ही ऋण पूर्णांक, ये दोनों में इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि प्लस जीरो बराबर माइनस जीरो होगा। जीरो है तो प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सम पूर्णांक क्या होता है, जो दो से विभाज्य हो जाए, तो दो से विभाज्य वाले धन में और ऋण में दोनों लिए जाएंगे। विषम पूर्णांक इसी तरह हो जाएंगे। संयुक्त संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भी जानते हैं, जो खुद और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो। जैसे उदाहरण में लिखा है 2, 3, 7, ये भी आपको। कंपोजिट नंबर्स, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं एक को छोड़कर जो अभाज्य नहीं है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर, एक को नहीं लिया जाएगा, एक को किसी में भी कंसीडर यहाँ नहीं करते। दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। चार ही सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगी, 4, अभाज्य न हो, इसलिए इसको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त के बाद अब आपका नंबर है सहभाज्य संख्या, को प्राइम्स नंबर। अब को प्राइम्स को देखते हैं। को प्राइम में सह अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम्स नंबर, यानी दो प्राकृतिक संख्याएं, यह जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हों, सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका मासापा एक इकाई हो। यानी 4, 9, 3, 4, 3, 10, 3, 8। तो क्या खास बात है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हों और सहअभाज्य होंगी यदि उनका मासापा एक हो। तो इनका मासापा एक होगा, 3, 4 का भी एक होगा, 3, 10 का, 3, 8 का, 5, 6 का, 7। तो बेसिकली आप देख रहे हैं एक विषम है, एक सम है, इधर भी एक विषम है, एक सम है, और 4, 9 भी है। तो दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हमेशा ही सहअभाज्य होती हैं। इसका विपरीत सत्य नहीं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती हैं क्योंकि मासापा एक होगा उनका। ट्विन प्राइम, ट्विन माने होता है जुड़वा। दो अभाज्य संख्याओं के मध्य अंतर 2 है तो वो क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम। इसका अंतर कितना है, 2, 5, 7 का अंतर 2, 11 का अंतर 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, 30 आवर। अब आते हैं परमेय नंबर्स पे। तो परमेय नंबर्स में इसकी भी काफ़ी बात होती है, तो इसको जरा ध्यान से देखें।
रेशनल नंबर्स, तो ऐसी जो संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू परमेय संख्या है, क्यू जीरो ना हो, यानी कोई भी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी और क्यू इंटीजर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे, क्यू जीरो ना हो, तो क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। तो सभी जितनी भी वास्तविक संख्याएं जो नंबर लाइन पर बनती हैं, रियल नंबर, सभी परमेय होती हैं। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, 1/2 है, ये 2 है, 0 है, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1, तो ये परमेय हो गई। -5 है, 22/7 है। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देना है, 22/7 की वैल्यू एग्जैक्ट पाई नहीं होती, ये तो कैलकुलेशन के लिए ले ली जाती है, इसलिए 22/7 को अगर पूछा जाएगा तो ये परमेय है, और पाई पूछा जाएगा तो अपरमेय है। पाई अभी बाद में बात होगी। 2.5 और 0.3333, ये भी एक एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा, इसको हम परमेय के रूप में लिख सकते हैं। अभी इसको आगे पीजीपी में देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमेशा परमेय होती है, क्योंकि एक का हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे इस रूप में लिखा जा सकता है। परमेय सब संख्याएं दशमलव के परमित होता है, पुनरावृत्ति होती है, यानी अगर इस तरह है कोई चीज़ रिपीट हो रहा है 333 444, तो वो भी परमेय हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं है, रिपीट इस तरह हो रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर वो अपरमेय होगी, अशांत संख्या होती है। तो अपरमेय नंबर्स में ऐसी वास्तविक संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें, या ये कहीं एग्जैक्ट नंबर ना हो, √2 √3 + 1, ये चरघातांकी वाला है, भी आप फलन पढ़ेंगे, e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चरघातांकी फलन, इसकी अभी आगे आप बात देखेंगे। घातांकी, तो चरघातांकी में ई हो गया आपका, पाई हो गया। वास्तविक संख्याएं ये तो वही है नंबर लाइन पे जो आपने बनाई थी, रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं। और ये नंबर लाइन है आपकी बनी है, वास्तविक संख्या रेखा। तो ये धन भाग कहलाता है, ये ओरिजिन हो गया। तो ये क्लब कहाँ तक जाता है आपका? +∞ तक, और ये कहाँ तक जाता है? -∞ तक। तो ये नंबर लाइन सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, जो भी पूर्णांक हो परमेय है और विलोम सत्य नहीं, यानी सभी पूर्णांक परमेय है और सभी परमेय पूर्णांक में जरूरी नहीं है। इसका विपरीत क्या होगा कि सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, ये तो ठीक है। विलोम होगा कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक हो, ये जरूरी नहीं। प्रत्येक परमेय पूर्णांक हो ये आवश्यक नहीं है, ये आप जानते हैं। जैसे आप 11/3 ले लीजिए, तो ये प्रत्येक परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं, तो उल्टा सत्य नहीं है इसका। परमेय अपरमेय का योग सदैव एक अपरमेय संख्या होती है। देखिए 2 + √3 ये परमेय है और √3 अपरमेय है, यानी परमेय प्लस अपरमेय ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरमेय। इस तरह और भी प्रॉपर्टी है इसकी, तो और प्रॉपर्टी भी आप इसको देखेंगे। चलिए अब आते हैं समृद्ध संख्या पर। समृद्ध संख्या आपको टॉपिक के रूप में भी है, तो आगे आपको इसको और पढ़ना है डिटेल में। अभी फ़िलहाल इसकी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसको Z से लिखते हैं समृद्ध संख्या को। समृद्ध संख्या का मतलब है जिसमें वास्तविक भाग काल्पनिक भाग दोनों हो। इधर आपको कहीं भी रूट के अंदर, अभी तक हमने देखा कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव राशि है तो हम लिख देते थे कि यह अपरिभाषित है, आप जानते थे। तो अगर काल्पनिक नंबर्स में हमें बात करनी हो तो फिर यहाँ से एक चीज़ परिभाषित की गई है, यानी -1 को इन्होंने यहाँ लिखा है I², या ये कहें कि I = इन्होंने लिया है -√1, क्योंकि -1 × 4 लिख सकते हैं इसे। तो ये चीज़ परिभाषित की जाती है कम्प्लेक्स नंबर में। ये जो I है, एक शब्द होता है आयोटा, ये आयोटा शब्द से लिया गया है। ये बेसिकली शो करता है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या को। तो ये आई अब ध्यान देना, ये आई की हम बात तभी करेंगे जब इसमें
काल्पनिक संख्याओं की बात होगी और वहाँ कहीं ना कहीं मेंशन होगा। तो जो समृद्ध संख्या है वो इस रूप की होती है, इसमें ए रियल पार्ट है और जो आई का गुणांक है यानी बी ये इमेजिनरी पार्ट है। ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं और इसको किससे लिखते हैं, जेड से, और समृद्ध संख्याओं के समुच्चय को सी से लिखते हैं। तो ज़रा इसकी बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है, ये उप समुच्चय के टर्म्स में है। तो समृद्ध संख्या में सभी संख्या आ जाती हैं, यानी सी सबसे बड़ा होता है। सी का उप समुच्चय क्या होता है, आर, आर का उप समुच्चय क्यू, क्यू का आई, आई का डब्ल्यू, और ये नेचुरल नंबर, ये सबसे छोटा है। यानी सी में सब कुछ शामिल होते हैं, सबसे बड़ा सी है, यानी कम्प्लेक्स नंबर। इसे जेड भी लिख सकते हैं आप सी की जगह पर, इसको जेड लिया गया, ठीक है। संयुग्म में इसका निकालना हो तो आई का गुणांक जो भी है उसका चिन्ह बदल देंगे। ये सूत्र हैं आपके, ये आप जानते होंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी में रिलेशन निकालना हो तो इसको इक्वेट करा देंगे, और ये यहाँ गैप ज़्यादा हो गया है, इसको भी इक्वल करा सकते हैं। ये भी आप जानते हैं वर्गांतर है, कोई होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पुराने हैं सब, आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे। अब है आपका ये अगला सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू होता है, यहाँ क्यूब होगा, गलत लिखा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यानी ये इक्वल इधर लिख दिया हूँ, तो ये बराबर होगा इसके और इसके भी। तो हम इसकी भी बात करते हैं आगे, और ये इसमें 2 बार वर्गांतर लग जाएगा, और ये फैक्टर करने के लिए इसको इस तरह लिखा है, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर ये हो जाएंगे। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जनरली कहीं पर अगर हमें इस तरह फैक्टर करना हो ये इसके, तो इसको पहले हम लिखेंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो यही आ रहा है, और फिर इसमें वर्गांतर लगा देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी ध्यान दीजिए। और ये भाजकता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होती है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। तो इन्हें आप नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये घातांक के नियम हैं, इनसे भी आप परिचित हैं, इनको भी आप नोट कर लेंगे। घातांक में एक किसी भी चीज़ पे 0 घात हो तो वैल्यू 1 होती है, वो ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 की पावर 0 अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ लिखा ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 ना हो, बाकी किसी भी चीज़ पे 0 पावर है तो वैल्यू 1 होगी। ये भी चिन्ह बदल जाता है, ये ऐड वाला है, इसमें पावर के ऊपर पावर है तो इनका गुणा हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशियो पे आते हैं आगे, रेशियो वाले रूल हैं, इसमें हम बात करना चाहेंगे योगांतरण पर, इसका काफ़ी यूज होता है। योगांतरानुपात नियम देखते हैं, जो इधर दिया है ये वाला, ये कैसे आया है इसको भी देखते हैं, बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो योगांतरानुपात विधि, इसी को बोलते हैं योग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं CND मेथड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसा कि इसका नाम है योगांतरानुपात, मतलब योग और अंतर का अनुपात। तो अगर हमें 4 चीज़ों का रेशियो दिया हो इस तरह A/B और C/D, ये हमें गिवन नहीं मान लीजिए, तो हम इसको हमेशा ही लिख सकते हैं, अगर ये 4 चीज़ें रेशियो दी हो तो इसको हम लिख सकते हैं A + B/A - B
और सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ये हम तब लगाते हैं जब हमें इस तरह की चीज़ें दी हों, ये दिया हो और इसमें फिर से लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो जब चीज़ें जुड़ रही हों घट रही हों उसी तरह तो आप इसको लगाएंगे। इससे ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बस ये है कि कैलकुलेशन इससे छोटी हो जाती है। बाकी ये कैसे आता है मैं बात कर लेता हूँ उसकी। हमें ये गिवन होगा तो हम इसमें बोथ साइड में 1 ऐड कर रहे हैं, 1 दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। ये जो हमें गिवन है इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ के एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस बी अपॉन बी और ये हो जाएगा c प्लस डी अपॉन बी। ये इक्वेशन 1 हो गई। एक बार एक जोड़ा, अब इसी में हम एक घटाएंगे बोथ साइड, और बोथ साइड एक घटाएंगे, इसमें एक घटेगा तो क्या होगा a अपॉन बी अपॉन 1 है तो ये होगा a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन बी। ये अंतर हो गया। हमें योग और अंतर निकाल लिया। अब इनका अनुपात, योग और अंतर का अनुपात है योगांतर अनुपात, यानी एक जोड़ा फिर एक घटाया फिर भाग दे दिया। अब a को 2 का भाग दे देंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, तो आएगा a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी। तो ये योगांतर अनुपात, ये खासकर कैलकुलेशन में लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में इसका काफ़ी यूज है कई जगह, तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुपद में आते हैं, पॉलिनोमियल बहुपद, ये भी आपने पढ़ा है। और बहुपद को अब हम x वेरिएबल है तो इधर फलन के रूप में लिख रहे हैं। ये फलन क्या है बहुपद f(x), x के टर्म्स में हमने n घात का बहुपद लिया है। ये x घात n का गुणांक a0, इसका a1 a2 और अचर पद है a है, और n इसके मूल है, और a1 a0 an ये जो गुणांक है वास्तविक संख्याएं हैं, और n घात का एक बहुपद। ये आप जानते हैं जो भी सबसे बड़ी पावर होती है n क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक, तभी इसकी पावर डिफाइन होगी, तभी वो बहुपद फलन होगा। तो n घात के बहुपद में आपके छोटे छोटे बहुपद भी आ जाएंगे। जैसे हम कहें 1 घात का बहुपद लिखिए, जनरल बहुपद, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी। इसमें 1 घात वाला पद है, 0 वाला भी लेना होगा। 2 घात का बहुपद लिखें x के टर्म्स में तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये 2 घात का बहुपद हो गया। शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल पर में भी है कि पी एक्स कोई फलन है x के टर्म्स में, और x माइनस ए से अगर ये विभाजित किया जाए और शेषफल पूछा जाए, ये कोई रियल नंबर है, कहे कि पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा, तो हमारा काम ये होगा कि x माइनस ए को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा a, तो x बराबर a हम रख देंगे पी एक्स में। तो x पी एक्स जो भी हमें गिवन होगा उसमें हम x बराबर a रख देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए, और इधर a के टर्म्स में आएगा, तो जो पी ए की वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा गुणनखंड प्रमेय में। और अगर किसी से पूरा पूरा कट रहा है तो फिर वो a रखने पर क्या हो जाएगा 0, ये भी आप जानते हैं। अब अंतराल में आते हैं। इस अंतराल को भी जरा ध्यान देंगे तो विवृत या खुला अंतराल, यानी ये जो लिखा है a, b, और ये क्या शो करता है, ये अंतराल के टर्म्स में लिखा है, और x की वैल्यू होती है, और x ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x ऐसा है कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, ये लिखें और चाहे ये लिखें इक्वल है। और ये इनका चिन्ह है खुले ब्रैकेट का, खुला जो अंतराल है, इसमें जो ओपन इंटरवल ये जो होता है इसमें बाउंड्री वाली वैल्यू शामिल नहीं होती है। इसको उल्टा भी लगा सकते हैं बड़े का, लेकिन इसका ट्रेंड कम है, ध्यान इसे भी रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ दिया जाता है, बाकी ये ज़्यादा यूज होगा। और इसका मतलब है कि जो x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, इंटरवल के रूप में से ऐसे लिख सकते हैं। बंद अंतराल में किनारे वाली वैल्यू भी शामिल हो जाती है। देखिए यहाँ इक्वालिटी लगी है, ये x a से बड़ा है या a के बराबर है और b से छोटा है, और नंबर लाइन पर भी इसे शो करना हो तो इस तरह दिखा देंगे। ये a है, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, b बड़ा मान देते हैं, तो ये जो रीजन होगा a से b का, और इसमें अगर a भी शामिल हो रहे हैं तो यहाँ सॉलिड डॉट, अगर a भी शामिल नहीं हो रहे हैं तो इस तरह का लगा देंगे, ये वाला जो भी वैल्यू मिल रही है उसको दिखा देंगे। ये आधा खुला हुआ आधा बंद, एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है, तो जिस तरह क्वालिटी यहाँ लगी होगी वहाँ क्लोज आ जाएगा, तो इन्हें भी क्लियर रखिए। और कुछ अंतराल ऐसे हैं जो अनंत तक जाते हैं, जैसे कहीं लिखा है x ग्रेटर देन a,
एक्स ए से बड़ा है और पूरे रियल नंबर के लिए से हमें उस तरह लिखना है, तो ए से बड़ा फिर वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए टू, ए से बड़ा मान अगर हम लगातार लेते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हें भी क्लियर रखिए ये सभी। यहाँ पे एक्स सच दैट ये उस तरह लिखा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये कह लीजिए आपका अंतराल मेथड है। तो इन सबको क्लियर होना चाहिए। और ले लेते हैं का, जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू बी लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको आप नंबर लाइन से भी देख सकते हैं कि एक पॉइंट बी है और बी शामिल है। एक्स कैसे हैं, बी से छोटे हैं, तो बी से छोटा ये हो। अब हमें जब अंतराल में लिखना है तो अंतराल में हमेशा छोटे से बड़े की ओर लिखा जाता है। जब हम अंतराल वाली वैल्यू लिखते हैं, ये ब्रैकेट वाली, तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए हम लिखते हैं। तो यहाँ हमें बोलना है एक्स बी से छोटा है और बी से छोटा कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। तो जब अंतराल में लिखेंगे तो छोटा क्या होगा, माइनस अनंत, तो माइनस अनंत से बी तक ये लिखा है इधर ये वाला। तो इसी तरह बात हो जाएगी। अगर x का मान r है तो r में सब कुछ आ जाएगा। x से कुछ विशेष मानों के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जरा मझला ब्रैकेट देखिए, तो ये ब्रैकेट जरूर आप क्लियर रखेंगे सब ये। और मझले ब्रैकेट का मतलब होता है पर्टिकुलर वैल्यू। अगर इस तरह ब्रैकेट में लिखा है कि x इक्वल टू ये, तो इसका मतलब सीधे सीधे होगा कि x का केवल एक ही मान है और वो क्या है, एक। इस तरह लिखा है कि मझली ब्रैकेट में 2 कॉमा 3, तो इसका मतलब है x की वैल्यू केवल 2 है, x इक्वल टू 2 है और 3 है। रेंज को शो नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू को शो करेगा ये मझला वाला, किसी विशेष मानों को। ठीक है। अब आते हैं परमेय बहुपद पे, परमेय फलन या परमेय बहुपद फलन। ये भी आपने पढ़ा है, जब दो बहुपदों का हम भाग दे दें। यहाँ पे हम बहुपद को ध्यान रखिए, एक बहुपद को जी एक्स से लिख रहे हैं, एक बहुपद को एच एक्स से लिख रहे हैं नोटेशन। तो जो परमेय बहुपद है उसमें दो बहुपद का भाग होता है, घात उनकी कुछ भी हो सकती है, जी एक्स अपॉन एच एक्स रूप का है। तो परमेय बहुपद हमेशा होगा, जैसे कुछ उदाहरण लें। एक परमेय बहुपद है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी बटे 3 एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ये परमेय बहुपद कहलाएगा। यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर है, ए बी एल एम एन, ये रियल नंबर है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, इधर सब चलेंगे। परमेय बहुपद में बेसिकली क्या होता है, दो बहुपद का रेशियो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष या मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं इसे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका भी काफ़ी यूज है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा धन में खुलता है। जैसे मॉड -3 की वैल्यू आप 3 लेते हैं और -3/2 है, तो अलग अलग भी मॉड लगा सकते हैं इस तरह। तो ये भी हमेशा धन में खुलता है, ये आप जानते हैं। 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मॉड का मतलब है बेसिकली वैल्यू को हमें धन करना होता है। तो मॉड एक्स यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे इस तरह 2 लाइनों से, और ये इसका ग्राफ होगा, क्योंकि धन x के लिए y बराबर x होता है और ऋण x के लिए y बराबर -x होता है। और ये ज़रा इसकी डेफिनेशन है कि जब x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x होती है, जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -x। ये आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव नहीं, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव x रखा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए है ये, जब नेगेटिव x यहाँ रखा जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव ही है, बेसिक डेफिनेशन है इसकी। बाद में इनके ग्राफों की बात होगी। ये भी जरा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन या सीढ़ी फलन, ऐसा कुछ मिसप्रिंट है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन जो या तो x के बराबर होता है या x से छोटा होता है, शॉर्ट में इसको कह देते हैं GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका थोड़ा सा मामला अजीब होता है, और यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा, ये इसका नोटेशन है, बड़ा ब्रैकेट ये, अगर ये लगा है और लिखा है कि ये GIF है तभी मानना है इसे। तो इसका मान इस तरह में लेना होता है कि आउटपुट में जो हुई वैल्यू आवे, जब भी ये सॉल्व होकर लिखा जाएगा तो ये हमेशा पूर्णांक देगा। x आप कुछ भी दें और आउटपुट में जब वैल्यू इसकी हल करके देखेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगी।
और जो भी पूर्णांक हम लेंगे वो इस x से, जो भी x हमने यहाँ दिया है, इस x से छोटा होना चाहिए। देखिए इसकी डेफिनेशन ही यही कि ये महत्तम पूर्णांक फलन है जो या तो स्टेप x या उस पूर्णांक के बराबर होता है जो या तो x के बराबर है या x से छोटा है। तो ध्यान देंगे, जैसे 0.8 है, 0.8 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 0। 1.5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? इनफैक्ट 1.5 की जगह अगर ये भी होता 1.999, इसका स्टेप पूछा जाता तो आप 2 बिल्कुल नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू ही 1 होगी। ऐसे निकट में 2 है पूर्णांक, लेकिन 1.99 से बड़ा हो जाएगा तो, इसलिए 2 बिल्कुल नहीं लेंगे। जैसे ये है 7.8 है तो 7 लिए। -1.2 से छोटा क्या होगा? माइनस, छोटे के लिए अगर ये -1.2 है तो -2 यहाँ पड़ेगा, इस तरफ मिलेगा ना छोटा, नेगेटिव में बढ़ेगा। अब आते हैं चरघातांकी फलन की घात x और लॉग पे। पहले लॉग देखते हैं, ध्यान रखेंगे, नोटेशन का भी ध्यान देंगे। तो लघुगणक फलन में ये जो लिखा होता है ये बेस होता है, ये छोटा, इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार। तो किसी संख्या n का आधार a पर लघुगणक उस घातांक निरूपित करता है जो a पर लगाने से n मिलता है जिससे। तो log n बेस a, इसको पढ़ा जाएगा log n बेस a। तो ये जरा इसको समझिए, ये इसकी दो मेन रेंज और इसमें सब इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। log n बेस a बराबर x है अगर, तो हम इसका एंटी लॉग लेके ये लिख सकते हैं। अगर हम इसका फिर से लॉग लें, ये घात x इक्वल टू n का लॉग ले लें तो ये मिलेगा। a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। a क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। और n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दिस मीन्स जो लॉग लिया जाता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव चीज़ का ही डिफाइन, यानी हम log x कोई फलन ले रहे हैं तो ये जो x है ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लॉग की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव संख्या का लॉग डिफाइन नहीं होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव चीज़ का ही लॉग लिया जाता है। अगर बेस 10 है तो इसको log b बेस 10 या कभी कभी सीधे सीधे log b लिख सकते हैं। और बेस e में जब लिखा जाएगा तो अगर लिखा है ln x, ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो ln x का मतलब ही होता है log x बेस e। अब यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत है ध्यान देने वाली कि आपकी बुक्स में उन्होंने ln x न लिख के ये यूज किया है log x पर, ये तो इसको भी आप बेस ही मान के चलेंगे, यानी आपको ये लेना है, ये सभी 10 आपको तभी लेना है जब 10 दिया होगा, अदरवाइज आपको बेस ई मानना है। तो a बराबर ई हो, यानी ये चीज़ लेके चलना है आपको। और ई की वैल्यू ये जो नेपियर नंबर है, नेपियर आधार बोलते हैं, इसका मान 2.7 होता है। ये कुछ पॉइंट है। log 2 बेस 10 की वैल्यू लगभग इतनी है। log 2 ln 2 का मतलब है, इसी को हम कह सकते हैं log 2 बेस ई की वैल्यू है ये 969 और log 10 की वैल्यू ln 10 की वैल्यू 2.303। लॉग की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आपको नोट करना है, ये चीज़ें कब डिफाइन नहीं है। तो log mn लिखा हो, बेस a हो, तो अगर इनटू में है तो प्लस में हो जाएंगे। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कई चीज़ों के लिए, अगर x1 x2 x3 xn और बेस a है, कई चीज़ें इनटू में हैं तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। ये डिवाइड वाला है, माइनस में हो जाएगा, ये पावर वाला है, एल्फा आगे आ जाएगा। ये चेंज ऑफ, ये बेस है a की पावर बीटा, इसको पढ़ेंगे log m बेस a की पावर बीटा, बीटा को बाहर ला सकते हैं। अगर आधार बदलना है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये कुछ खास वैल्यू है। log 1 की वैल्यू किसी बेस पे क्या होती है? 0। log a बेस 1/a हो तो वैल्यू -1। log a बेस a की वैल्यू 1, और ये बेस चेंज है, और ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है, ये यहीं से आई है, और ये भी ध्यान देना। तो ये आपके बेसिक फंक्शंस की कुछ बेसिक रूल थे और सवालों में इनका काफ़ी यूज होता है।